नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको जैसा कि पता है कि यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए हम लोग अभ्यास सीरीज में 40,000 एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। और 1990 से 2024 तक के सभी प्रश्न, जितने भी टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट हो या थोड़े से पुराने हो, उन सभी का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी, वो भी वर्ल्ड। ठीक है ना, विश्व का भूगोल। ये वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्ल्ड जियोग्राफी को शुरू किया था। सभी जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं या चल रहे हैं, उन सभी के प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग देख लेना कौन कौन सी क्लास आपको अच्छी पढ़नी है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी के क्लास नंबर 2 है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक, तो चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न को पढ़ना है, फिर आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया या शैडो सबसे छोटी होती है। समझिए, दोपहर में छाया छोटी होती है। छाया छोटी होने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है, उसकी छाया अगर इस प्रकार बनी, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, इसका मतलब है कि सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है और सूर्य की किरणें इस प्रकार आ रही हैं, तो इसकी छाया ऐसे बन रही है। और ये छाया तो पूरी लंबी बन रही है ना, ये छाया छोटी तो है नहीं, ये छाया कैसी है, लंबी है। लेकिन हमसे क्या बोला, छोटी छाया। छोटी छाया का मतलब है कि ये व्यक्ति है और ऐसे चल रहा है और इसी के नीचे इसकी छाया बन जाए, यही तो होती है सबसे छोटी छाया, छोटी छाया। और इस छोटी छाया को बनने के लिए सूर्य को हमेशा ऊपर रहना पड़ेगा, इसकी खोपड़ी के पास रहना पड़ेगा या लंबवत रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको पता होगा, बेसिक कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि छाया छोटी कब बनेगी। समझिए, मान लीजिए ये है पूरा ग्लोब है, ठीक है ना, पृथ्वी। अब पृथ्वी में होता क्या है कि आपको ये भी पता है कि ये बीच में क्या है, 0 डिग्री है, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही बोला जाता है। उसके ऊपर क्या है, 23.5 डिग्री है, जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है। और उसके नीचे क्या है, 23.5 डिग्री है, जिसको मकर रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये तीनों में से क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इसी तीनों के बीच में ही सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है। इसके ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता। लंबवत की बात कर रहा हूं, क्लियर। मतलब सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही गमन करता रहता है, ऊपर नीचे। कैसे, किस किस तिथि को देखिए। कर्क रेखा में ये क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा में एक तिथि आती है 21 जून। अब बीच में 2 तिथियां आती हैं, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। और मकर रेखा में एक डेट आती है 22 दिसंबर। सूर्य 22 दिसंबर से ऊपर गया, 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आया। फिर मार्च से और ऊपर गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आया। फिर जून से फिर नीचे आया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आया। और फिर सितंबर से और नीचे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बस यही जो है चक्कर लगाता रहता है सूर्य अपना। क्लियर है। अब ऊपर नीचे जाने में भूमध्य रेखा 2 बार पड़ेगी, इस वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर है। यह है क्या डेट है, समझिए। 21 जून को सूर्य जो है लंबवत चमकता है, लंबवत कहां पर, कर्क रेखा में। तो इसी वजह से 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और ये 22 दिसंबर को यहां लंबवत चमकता है, तो ये क्या हो गया, ये भी सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे बड़ा दिन। क्लियर है। अब इनके कई सारे नाम भी दिए हुए हैं। नाम का मतलब है ये जो तारीखें हैं, आपसे पूछा जाएगा इस तारीख को क्या बोलते हैं, इस तारीख को क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो मिलान करने को आ जाएगा। तो समझिएगा, जो 21 जून है इसको बोलते हैं ग्रीष्म आयनात। बहुत अच्छे से याद रखना, ग्रीष्म आयनात। ठीक है। ये जो 21 मार्च है, 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषुव, बसंत विषुव। 23 सितंबर इसको बोलते हैं, 23 सितंबर को शरद विषुव, शरद विषुव। और ये जो 22 दिसंबर है इसको बोलते हैं शीत आयनात, शीत आयनात। अब आपसे सिंपल डेट देगा, बोलेगा ये कौन सा आयनात है, ये कौन सा विषुव है। क्लियर है।
23 सितंबर को होता है शरद विषुव, ग्रीष्म आयनात, बसंत विषुव या शीत आयनात। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? आप समझिए और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध का, ये आपको बीच में जैसे भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताइए। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बताइए। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। इसी का जस्ट उल्टा पूछ ले कि भैया उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून। ये इनवर्स होता है एक दूसरे के। क्लियर है? 21 जून 22 दिसंबर एक दूसरे के इनवर्स भी है। क्लियर? आप समझिए। बोलेगा कि दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर कब होंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर को 12-12 घंटे दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर है? तो बस इतने प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था कि सबसे छोटी छाया बनेगी। छोटी छाया बनेगी, इसका मतलब है सूर्य लंबवत चमकेगा। सूर्य लंबवत कब चमकेगा? जब बड़ा दिन होगा। बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर हो गया? 21 जून को ग्रीष्म आयनात भी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी पूछा जाए कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो दिन रात बराबर होते हैं मतलब 12-12 घंटे के होते हैं। तो बीच में भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन इज द राइट। ठीक है ना? उसी कंसेप्ट से ये हो जाएगा। 21 मार्च को क्या बोलेंगे? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या बोलेंगे? शरद विषुव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? अब हमसे ये नहीं बोला है। देखिए समझिए, मैंने क्या बोला था? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे सिंपल पूछा है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 23 मार्च या 22 जून। तो मैंने आपको बताया था 21 जून और 22 दिसंबर ये बताया था। तो ये 25 दिसंबर लिखा हुआ है। पहली बात तो ये हटाई दो क्योंकि दिन रात बराबर होते हैं। और यहाँ बोला है बड़ा दिन होगा। तो बड़ा दिन कब होगा? या तो 21 जून को या 22 दिसंबर को। अब 21 जून नजदीक है कि 22 दिसंबर नजदीक है? तो साफ साफ दिख रहा है भैया 21 जून नजदीक है। ऑप्शन सी इज द राइट। यहाँ पे 22 दिसंबर कर देंगे तो 2 दिन हो जाएगा। 21 जून कर देंगे तो एक ही दिन हो जाएगा। एक ही दिन का गैप है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो कभी कभी एग्जैक्ट डेट ना देखे ऐसे भी दिया जा सकता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट अगला देखें। किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होगी? देखिए जो मैंने कंसेप्ट बताया है उसी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्या बोला है? किस तिथि को, किस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होगी? रात लंबी होगी इसका मतलब दिन छोटा होगा। ठीक। अब मैंने क्या बताया था? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। ये बताया था। इन्वर्स हो जाएगा एक दूसरे के। यहाँ रात लंबी बोला है, इसका मतलब दिन छोटा। और दिन छोटा कब होगा दक्षिणी गोलार्ध में? 21 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है। तो क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ के ही करना है। आगे देखें। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं क्या है? देखिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो मैं आपको विश्व में बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए भारत है। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ बोलते हैं। उसी प्रकार के कई सारे नंबर्स हैं कि मतलब समानांतर रेखाएं हैं जिनके बीच में है। जैसे अगर बात कर लूं कुछ समांतर रेखाएं, जैसे 38वीं समानांतर रेखा। अगर आपसे बोल दे कि भैया 38वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के मध्य है, या 17वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच है, या 49वीं समानांतर रेखा किन किन देशों के बीच है, या एक बोल देगा 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है। तो ये 4 रेखाएं आपसे पूछी जाती है, इनके बारे में अच्छे से देखो। जब भी आ जाए 38वीं समानांतर रेखा तो आपको करना है उत्तर दक्षिण कोरिया। क्या करना है? उत्तर दक्षिण कोरिया। 17वीं बोल दे तो उत्तर दक्षिण वियतनाम। वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया है ना, तो वियतनाम, उत्तर दक्षिण वियतनाम को कौन अलग करता है? तो 17वीं समानांतर रेखा। 49वीं की बात कर लें तो 49वीं हो जाएगा आपका कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए के मध्य कौन सी रेखा है? 49वीं। 24वीं हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है। भारत पाकिस्तान ये आपका क्या कहते हैं, गुजरात क्रीक
सरकरी का आपने सुना होगा गुजरात साइड, उसी पर यह रेखा स्थित है, 24वीं समानांतर रेखा। पूछेगा तो भारत पाकिस्तान के मध्य है, और ये रेड क्लिफ तो है ही ऑलरेडी, क्लियर है। बाकी 38वीं, 17वीं, 49वीं आपको याद रखनी है। तो उत्तर दक्षिण कोरिया की बात कर रहा है तो कौन सी हो जाएगी, 38वीं हो जाएगी, ऑप्शन सी इज द राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे। हॉर्स अक्षांश कहेंगे किस रेखा को या किस अक्षांशों को हॉर्स अक्षांश कहेंगे आप, ये पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसी में जितने भी प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहीं आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। बहुत अच्छे से समझना है। देखते हैं, आपने पवनों के बारे में पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा सा मानसून वाला पढ़ा या भारत की जलवायु पढ़ी है तो आपने पवनों के बारे में पढ़ा होगा कि पवनें होती हैं 4 प्रकार की। एक होती है प्रचलित, मानसूनी, स्थानीय, दैनिक, ठीक है ना। उसी को बस थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये ग्लोब दिख रहा है आपको बहुत ही अच्छे से, इसी ग्लोब में हम लोग देखेंगे। इसी ग्लोब में अगर मैं बीचों बीच लाइन बना दूं, बिल्कुल बीचों बीच, तो आप कह दोगे भैया ये 0 डिग्री है। इसके ऊपर थोड़ा लाइन बना दूं मैं, तो मैं चला जाऊंगा 30 से 35 डिग्री के बीच, क्लियर। और इसके ऊपर मैं एक लाइन बना दूं तो ये हो जाएगा 60 से 65 डिग्री। इसके ऊपर चले जाएं और बिल्कुल तो हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से मैं नीचे बना दूं, भैया ये 30 से 35 हो गया। इसके और नीचे बना दूं अगर, तो ये 60 से 65 हो गया, और बिल्कुल नीचे जो है ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, क्लियर है। इतनी बात आपको पता है। अब यहीं पर चल रही है पवनें। उन पवनों के पहले आपको ये देखना है कि 0 डिग्री के ऊपर मैं एक येलो लाइन बना रहा हूँ, ठीक है ना, और 0 डिग्री के जस्ट नीचे येलो लाइन है। अब ये इतने नज़दीक लाइन है तो कहाँ पे होंगी भैया, ये है ऊपर 5 डिग्री और नीचे है नीचे 5 डिग्री, क्लियर। अब इनके बीच पवनें भी चल रही हैं, तो पवनें किस दिशा में चल रही हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए 30 डिग्री से ये जा रही है आपका इस दिशा में। अब इस दिशा का आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कौन सी दिशा है, किस दिशा में पवनें चलती हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर, सॉरी ये वाली जो पवन चल रही है ये चल रही है आपकी दक्षिण पूर्व से, इस प्रकार चल रही है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक। इसी प्रकार ऊपर से आ रही है उसी टाइप में इनवर्स नीचे। इसकी कौन सी दिशा, इसकी दिशा है भैया उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक। इसी प्रकार ऊपर इनवर्स हो गया और उल्टा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये नीचे हो गया, नीचे भी इनवर्स हो गया। आप केवल दिशाएं देखो, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी हिसाब से ऊपर एक और इनवर्स हो गया, और उसी प्रकार से ये नीचे से भी इनवर्स हो गया, ठीक है। ये आपको केवल दिशाएं याद रखनी है, 1-2 बार डायग्राम बना लोगे समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्या दिक्कत है, ये जो बीच में है ये है आपका एलपी मतलब लो प्रेशर। इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये है हाई प्रेशर, ये है आपका लो प्रेशर, और ऊपर है हाई प्रेशर। जस्ट इसी के नीचे ये भी हाई प्रेशर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका लो प्रेशर, और ये हो जाएगा हाई प्रेशर, क्लियर है। अब इनके बीच का नाम ये आपसे हजारों बार पूछा जाता है, क्या है तो देखना है। ये जो 5 डिग्री है ना, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम, क्लियर है। ये जो 30 डिग्री तक वाला क्षेत्र है ना, 30 डिग्री, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा, अश्व अक्षांश। क्या आ जाएगा भैया, अश्व अक्षांश, क्लियर है। इसके ऊपर 60 डिग्री वाला ये होती हैं पछुआ पवनें। क्या होती हैं, पछुआ पवनें, क्लियर है। और इसके ऊपर ये जो 90 डिग्री तक वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं ध्रुवीय पवनें, क्योंकि ऊपर क्या है, उत्तर दक्षिण ध्रुव है, तो ध्रुवीय पवनें। सेम इसी प्रकार से नीचे लिख लीजिए कि ये भी क्या हो गई, ये भी अश्व अक्षांश हो गया, अश्व अक्षांश या व्यापारिक पवनें, क्लियर। और ये 60 डिग्री वाला क्षेत्र क्या हो गया, पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ध्रुवीय, ध्रुवीय पवनें, क्लियर है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे और देखो कि ये जो पछुआ पवनें हैं ना 60 से 65 वाली, इनका दक्षिणी गोलार्ध में नाम है।
अब कह दोगे भैया उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, तो भैया इनका नाम केवल दक्षिणी गोलार्ध में है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ये तेज चलती हैं, इस वजह से। ठीक है, तो पछुआ पवनों के कुछ नाम हैं, वो नाम आपसे पूछे जाते हैं, देख लेना। दक्षिण में जो एक नाम है इसका दहाड़ता चालीसा। क्यों नाम है? क्योंकि ये 40 डिग्री पर चलती हैं। क्लियर है? 30 से नीचे आओगे तो 40 मिलेगा, तो 40 डिग्री पर चलती हैं। उसके ऊपर उसके बाद है प्रचंड पचासा। पचासा मतलब 50 डिग्री पर चलेंगी। उसके नीचे है चीकता साठा। चीकता साठा का मतलब है ये 60 डिग्री पर चलेंगी। तो 40, 50, 60 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती हैं, जिनके नाम है अलग अलग। दहाड़ता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीकता साठा। 40, 50, 60। उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों के कोई नाम नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने आपको लगभग 1/4 भाग जलवायु का बता दिया है। ठीक है, बाकी आपने जरूर पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला था कि भैया हॉर्स अक्षांश या अश्व, हॉर्स मतलब अक्ष, तो अश्व अक्षांश कहाँ है? तो 30 से 35 पे है। तो बस 30 कहाँ लिखा है? ऑप्शन इज द राइट। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन अगर आपको डायग्राम नहीं पता है, अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बशर्ते आपको केवल इतना पोर्शन जरूर याद रखना है कि क्या क्या किस किस क्षेत्र को बोला जाता है। अब आपसे पूछ लेगा पछुआ पवनों के उत्तरी स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे पछुआ पवनों का उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग नाम है। गलत, पछुआ पवनों का उत्तरी गोलार्ध में नाम ही नहीं है, दक्षिण में नाम है। क्लियर? तो इस टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखें अगला प्रश्न। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। अब कंसेप्ट आपको पता है तो आपको कुछ टेंशन की जरूरत नहीं। 12 घंटे का दिन होगा मतलब 12 घंटे की रात होगी। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, मतलब आधी रात आधा दिन। रात दिन बराबर किस में होता है? एक विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है बट लॉजिकल है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत, मैक्सिको, ईरान से या मिस्र से। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? देखिए मैं एक पॉइंट यहीं पर बता देता हूँ। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं जो आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। उन कॉन्टिनेंट में अलग अलग देश हैं जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन देश से कर्क रेखा गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। उसी प्रकार मकर रेखा, विषुवत रेखा किस किस देश से गुजरती है, एक एक देश याद होना चाहिए। इसके लिए ये वाला पोर्शन जो है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, समझिएगा। एक मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी पर, वो भी कुछ ट्रिक्स बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपसे पूछ लेगा कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। हो सकता है अगर वह पूछ ले कि कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम मिलाओ, तब आप गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है, इस वजह से अभी नहीं, मैं आपको कुछ दिनों में ये वीडियोस दे दूंगा कर्क मकर विषुवत वाले। क्लियर है? अभी आपको क्या देखना है? अभी आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो रेखाएं हैं वो किस कॉन्टिनेंट से गुजरती है, महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, उनको जरूर याद कर लेना है आपको। जैसे मैं बताऊं, एशिया, एशिया महाद्वीप। क्लियर है? उसके बाद अफ्रीका है एक, उसके बाद एक ले लो उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद एक दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। ये पार्ट आप यहां कर लोगे और बाकी डिटेलिंग में अगले वीडियो में बता दूंगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एशिया से गुजरता है भैया एक आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त एक गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा भी एशिया से गुजरती है, और विषुवत रेखा भी एशिया से गुजरती है, लेकिन मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती। अफ्रीका, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट, ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। क्लियर है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में एक आपका आर्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त, क्योंकि अब एग्जाम थोड़ा सा अच्छे लेवल का है तो हो सकता है आपसे पूछ ले, अभी बताता हूं। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एक तो आपका मकर रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। यूरोप में, यूरोप में केवल आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में केवल और केवल मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये गोल है, ये गोलार्ध है, ठीक है ना, ग्लोब है। अब इस ग्लोब में समझना है, जैसे मैं बता दूं कि बीच में क्या है,
बीच में आपका 0 डिग्री है जो कि भूमध्य रेखा हो गया। ऊपर क्या है 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा हो गया। इसके ऊपर है एक 66.5 डिग्री, इसी 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, क्योंकि ऊपर क्या है आर्कटिक सागर है, इस वजह से आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार से नीचे भी 23.5, नीचे भी 66.5। क्लियर है। अब इनमें कौन कौन से महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप हैं, इनको याद करना है। अब कौन कौन से देश हैं ये मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा। तो खैर केवल आपको यहाँ पे याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, याद रखना है ईरान से नहीं गुजरती, बाकी भारत, मैक्सिको, मिस्र ये सबसे गुजरती है। क्लियर है। चलिए आगे देखें। मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, तो भैया पराग्वे से गुजरती है, ब्राजील से भी गुजर रही है, अर्जेंटीना से भी गुजर रही है, चिली अर्जेंटीना दोनों से गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर। बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगा कर्क रेखा मकर रेखा वाला, परेशान नहीं होना। अगला देखेंगे कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। हाँ देखिए ये पोर्शन मैंने आपको करा दिया है कि किस किस कॉन्टिनेंट से या महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कहाँ से, अफ्रीका दिया हुआ है तो बस ऑप्शन डी, क्योंकि अफ्रीका एकमात्र ऐसा है जिससे कर्क मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एशिया की बात करूं तो भैया एशिया से कर्क और विषुवत गुजरती है, मकर नहीं, हटा दो। दक्षिण अमेरिका की बात करूं तो दक्षिण अमेरिका में मकर और विषुवत है, हटा दो। ऑस्ट्रेलिया में केवल मकर है, हटा दो। बचा क्या, डी। क्लियर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। देखो आ गया 66.5, और देखो आरो में ही आया हुआ है। ठीक है, बस इसी वजह से मैं कराता हूँ ये सब चीजें। खासकर आरो में थोड़ा सा अगर लेंदी भी बनाएगा तो हो जाएगा, काम चल जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो। देखिए समझिए, यहाँ क्वेश्चन बोला है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, मतलब 66.5 के नीचे कौन सा देश है ये बोला गया है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। अगर आप मैप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि भैया ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आपको दिख रहा है, ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके नीचे आपको देखेगा कि यहाँ पे है आपका आइसलैंड है, यहाँ पे है डेनमार्क, यह क्या है आइसलैंड। उसी के अगल बगल देख लो, आइसलैंड है, फिर इधर क्या है डेनमार्क है, और फिर नीचे पूरा यूरोप शुरू है। क्लियर है। तो अब आप यहां देखोगे तो आइसलैंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। और अगर आप अच्छे से देखो तो यहीं से गुजरी है क्या, यहीं से गुजरी है 66.5। 66.5 किस में आ रहा है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में आ रहा है। 66.5 के दक्षिण में आइसलैंड, डेनमार्क, फिर उसके बाद आपका लाटविया, लिथुआनिया, बाकी सब देश आते हैं। क्लियर है। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। चलिए आगे देखें। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, मतलब शाम है, निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। अगर आपने थोड़ा सा टाइम जोन पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको केवल इतनी चीजें बताई थी कि भैया अगर हम टाइम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। बस मैंने आपको इतना चीजें बता दी थी, इसी पे पूरा कंसेप्ट बता दिया था। देखिए जैसे हमसे बोला है जब ग्रीनविच में मध्य है, ग्रीनविच टाइम कहाँ से निकाला गया है, 0 डिग्री कहाँ से निकाला गया भैया, लंदन से निकाला गया है ना, ग्रीनविच नामक जगह है वहां से। मध्याह्न है, मध्याह्न का मतलब है 12 बजे है, 12 बजे। मध्याह्न का मतलब क्या होता है, 12 बजे तो होता है। ठीक है। स्थानीय समय पर 5 बजे शाम है। निम्नांकित में से कौन सा यह उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। ठीक है, मतलब एक तरफ है 0 डिग्री जो कि 12 बजे है, मध्याह्न मतलब दोपहर के, और एक तरफ आगे जाएंगे तो भैया 5 बजे हैं, वो भी शाम के। तो जाहिर सी बात है हमें इधर जाना है। ठीक है, और इसका हमें डिग्री पता करनी है किस डिग्री पर है। क्लियर है इतनी चीजें। अब इधर जाना है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है पहले तो प्लस होगा। क्लियर है, क्योंकि पूर्व की तरफ जाना है। अब 12 बजे से 5 बजे तक, 12 बजे से 5 बजे तक अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो भैया 5 घंटे का समय आएगा शायद, है ना, 5 घंटे का डिफरेंस आएगा। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, और अगर मैं बोल दूं 15 चौके 60, तो 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ी बहुत मैथ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 घंटे पार करने में 15 पचे 75 डिग्री, 5 घंटे पार करने में 75 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे पार करने में 15 डिग्री।
तो 5 घंटे पे 75 डिग्री, तो भैया ये कितना होगा, 75 डिग्री पे होगा। और ये किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, तो पूर्व और प्लस, प्लस तो मतलब जोड़ी दिया है, 0 में 75 जोड़ी दिया है, तो 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पूर्व ऑप्शन इज द राइट। समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझो, मैंने बताया कि ग्रीनविच मतलब 0 मध्याह्न है, मतलब 12 बजे है, 5 बजे शाम का निकालना है, तो 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटे का समय आता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, तो अगर 1 घंटे का निकालेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, तो भाई 5 घंटे का निकाल लिया तो 75 डिग्री आ गया। पूर्व की तरफ जाना है तो प्लस हो जाएगा, तो भैया 0 डिग्री में 75 प्लस कर दिया तो 75 डिग्री आ गया। क्लियर है, सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं है। आगे देखें, देखिए ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए अगर आपने वन लाइनर भी पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री को बोलते हैं, लेकिन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की देशांतर रेखा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर ये ग्लोब है और 180 डिग्री बीचों बीच है, तो आप इधर जाओ या इधर जाओ, आप पहुंचोगे पीछे 180 पे ही। तो यहाँ पूर्व उत्तर का कोई मायने नहीं रखता, इस वजह से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका। समझ गए मेरी बात भाई, 360 डिग्री होता है ना टोटल, 180 अगर होगा तो इधर से जाओ इधर से आओ, बराबर आओगे ना, दोनों तरफ 180 पे ही पहुंचोगे। इस वजह से 180 देशांतर केवल होता है, 180 पूर्वी पश्चिमी कुछ नहीं होता। क्लियर, 180 देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक जल संधि स्थित है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, ये सब जल संधि वगैरह मैं पूरा मैप पे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर से ना किसी को समझ में नहीं आएगा। क्लियर, चलिए आगे देखें। कनाडा में है कुल 2 टाइम जोन, 4 टाइम जोन, 6 टाइम जोन या 8 टाइम जोन। अगर मैं कुल टाइम जोन की बात करूं, कुल टाइम जोन पूरे विश्व में कितने हैं, तो पूरे विश्व में टाइम जोन की संख्या है 24। और कनाडा की बात कर ले तो कनाडा में कुल टाइम जोन की संख्या है 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ग्रीनविच यामोत्तर का मतलब है ग्रीनविच टाइम रेखा जो कि 0 डिग्री से निकाली गई है, शुरुआत की गई है, गुजारी गई है लंदन से। अब भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्लियर है, जो विषुवत रेखा ऐसे है, समझिएगा ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा ऐसे आ रही है ऐसे, और जो ग्रीनविच टाइम रेखा है ये ऐसे आ रही है, तो कहीं ना कहीं बीच में टकराएंगी। ये कौन सी जगह है, ठीक है, तो इसको देखते हैं, समझिए बहुत अच्छे से। देखिए ये मैप दिख रहा है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रिटेन, और यहीं पर है आपका लंदन, मतलब 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, और यहीं से निकाली गई ऐसे 0 डिग्री लाइन, ऐसे निकली 0 डिग्री लाइन टाइम रेखा, टाइम जोन। और यहाँ से आ रही है भैया आपकी क्या, यहाँ से आ रही है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा बोल दें या भूमध्य रेखा बोल दें। और कहाँ टकरा गई, इधर साइड टकरा गई बीच में। ये क्या है भैया, ये पूरा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर, या इसी को अंध महासागर भी बोलते हैं। कौन सा महासागर, अंध महासागर भी इसको बोला जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये अफ्रीका के पश्चिम में है, और इसको बोलते हैं गिनी का तट। क्या बोलते हैं, गिनी का तट। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ये आगे देखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। ओवरऑल ये पूछा है कौन सा देशांतर सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये पूरा पृथ्वी ये ग्लोब है, तो अगर मैं 20 से 180 बना दूं, भाई 180 कहाँ होगा, 360 टोटल देशांतर होते हैं, तो 180 बीच में होगा 180, और 180 अगर ऐसे होगा तो ये पीछे से ऐसे पूरा निकलेगा ना, एक मिनट, ये इस प्रकार से पीछे से पूरा 180 से निकलेगा ना, तो सबसे बड़ा तो यही बनेगा, सबसे बड़ा तो बस किस पे बनेगा, 180 पे बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है, लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रधान यामोत्तर गुजरती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधान यामोत्तर का मतलब है टाइम रेखा, मतलब 0 डिग्री, प्रधान मतलब मुख्य, तो ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री कहाँ से गुजरती है, किस, अभी देखो कर्क रेखा किस किस देश से गुजरती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किस किस देश से गुजरती है, ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ प्रधान यामोत्तर पूछा गया है, किस देश किस किस देश से गुजरती है। अच्छे समझो, मैप पे बताता हूँ, ठीक है, ये मैप है आपका, तो यहाँ से गुजरी है ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, तो एक पड़ गया अपना इंग्लैंड, अगर यूरोप में देखा जाए तो इंग्लैंड पड़ गया, एक पड़ गया आपका फ्रांस,
ये है फ्रांस, फ्रांस ये है और स्पेन ये है, नीचे आएगी ना तो इस प्रकार जुड़ेगा फ्रांस और स्पेन, ये होगा यूरोप के। अब ये आ गई अफ्रीका में, अफ्रीका में कहाँ कहाँ, अफ्रीका में सबसे ऊपर मिलेगा अल्जीरिया, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, आप लोग जरूर नोट कर लेना, अल्जीरिया। उसके बाद मिलेगा माली, फिर उसके बाद है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। उसके बाद मिलेगा घाना और उसके बाद मिलेगा टोगो, टोगो बस यहीं से गुजरेगी। और सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा नीचे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्या बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो भैया यहाँ से होकर जीरो लाइन गुजरती है, तो बस याद कर लेना। और ये सभी किससे हैं, ये सभी आपके हैं अफ्रीका के, और अंटार्कटिका नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो बस क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो अल्जीरिया से गुजर रही है, फ्रांस से गुजर रही है, पुर्तगाल नाइजीरिया से नहीं गुजर रही है, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है ना, है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। चलिए आगे देखें। किसी जगह का स्थानीय समय या लोकल टाइम 6 बजे प्रातः टाइम, मतलब 6 बजे सुबह है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे सुबह है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल 2 लॉजिक से बताऊंगा। देखिए ये 0 डिग्री है और यहाँ पर ग्रीनविच मीन टाइम, देखो ये लिखा है ग्रीनविच मीन टाइम GMT, 0 डिग्री पे 3 बजे सुबह है। और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो भैया यहाँ बज गए 6, सुबह के 6 बज गए, और यहाँ का हमको नहीं पता है कि यहीं का पता करना है। तो भैया कितने घंटे, 3 घंटे। अब 1 घंटा पार करने में 15 मिनट, सॉरी 15 डिग्री, ये आपको पता है 1 घंटा पार करने में 15 डिग्री, तो 3 घंटा पार करने में 45 डिग्री। अब हमको इधर जाना है, मतलब पूर्व की ओर जाना है, मतलब प्लस करना है, तो बस 0 में प्लस करोगे 45, पूर्व, ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ है सिंपल कि नहीं। नेक्स्ट अगला देखिए। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। एक एक सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला देखिए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है और ग्रीनविच 0 डिग्री पर है, इन दोनों के मध्य 12 घंटे का डिफरेंस है। तो भैया 0 से 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री पार करने में कितना समय, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय, 18 चौके 72, 720 मिनट, और 720 मिनट का मतलब है 12 घंटे। मिनट को अगर चेंज करें घंटे में तो 12 घंटे तो आएंगे, बताइए 60 से भाग दे देंगे अगर तो 12 घंटे तो आएंगे, तो 12 घंटे का अंतर, ये तो बिल्कुल सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अब दोनों मिलाकर देखो, भैया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर है, इसी वजह से ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही। अगर 180 से 190 पे होता अंतर थोड़ी ना होता। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि इंग्लैंड में एक क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह से शुरू होती है GMT से, तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे सुनी जा सकती है। इस क्वेश्चन को या तो आप सॉल्व करो या तो ओरली कर लो। जैसे ओरल कैसे, आपको इतना पता है कि जो ग्रीनविच समय रेखा है और भारतीय समय रेखा है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है, 5.5 घंटे का अंतर है। ये 10 बजे जब GMT पे शुरू हो रही है, 10 से 5.5 जोड़ो, मतलब 10 से 5 जोड़ के 15.5, और 15.5 को बोलते हैं 3:30 बजे, अपराह मतलब दोपहर को, ऑप्शन सी इज द राइट। नहीं समझ में आया, सिंपल है। देखो GMT 0 डिग्री पर 10 बजे कुछ कमेंट्री होती है। भैया भारत में आपको पता है कि कितने डिग्री पर ये मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री पर है ना, क्योंकि UP MP उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से गुजरती है ये रेखा 82.5। तो भैया अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 82.5 आएगा, और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने में 5.5 घंटे, 5.5 घंटे निकाल लेना। 5.5 घंटे इधर है, मतलब जोड़ना है, तो 10 में 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो दोपहर के 3:30 बजे आएगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट। ऐसे कर लो वैसे कर लो, आंसर सेम आना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा, कम होगा। साइंस का क्वेश्चन है ये, साइंस में फिजिक्स में आपको बहुत ही डिटेल के बारे में इसके बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है कि भार और द्रव्यमान 2 चीजें होती हैं। भार बदलता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, द्रव्यमान नहीं बदलता। अब होता क्या है कि ध्रुवों पर, समझिएगा, ध्रुवों पर ये होता है अधिकतम,
विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। कैसे? आपने देखा होगा जितने भी प्रक्षेपण रॉकेट हैं या प्रक्षेपण केंद्र हैं, ज़्यादातर वो विषुवत रेखा पर ही है, ध्रुवों पर नहीं है। इसी वजह से कि उनका भार कम हो जाएगा, तो रॉकेट को उड़ने में जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ उड़ता है वो आसानी से जा सकेगा, कुछ भार कम हो जाएगा। क्लियर है? इसी वजह से विषुवत रेखा पर बनाया जाता है। तो न्यूनतम होगा कहाँ? विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। अधिकतम होगा पूछ लेगा तो ध्रुवों पर। कौन सा ध्रुव पर? उत्तरी दक्षिणी दोनों ध्रुव पर अधिकतम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आपको केवल याद करना है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती तो गैबन से गुजरती है। गबन इसको बोलते हैं, गैबन कहीं कहीं लिखा होता है, गबन होता है अफ्रीका का। सोमालिया से भी गुजरती है, 1-2 से गुजरती है, तो एक इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें। बचा क्या? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, दिन और रात कमोवेश समान होते हैं। पहला ही क्वेश्चन था जो मैंने बताया था आपको डिटेल्ड में कि दिन और रात कब बराबर होते हैं। यह भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुन लेते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो भैया उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पूछा है कौन सा सही है, तो एक तो सही है, एक सही है, इसका मतलब सी और बी ये नहीं हो सकते। ठीक, उसके बाद 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ये आपका सरासर गलत है, क्योंकि आप देखोगे ये जो गोलार्ध है ये आपका है अक्षांश, ये है देशांतर, सॉरी ये अक्षांश है, ये देशांतर है। इनके बीच जो होता है ये 45 डिग्री होता है। मतलब कहने का कि उत्तरी ध्रुव ये और विषुवत रेखा इनका आधा होता है 45 डिग्री। ठीक है, और अगर विषुवत रेखा का आधा बोलेंगे तो वो होगा 60 डिग्री, क्योंकि पूरा होता है 180 डिग्री, तभी तो आधा गोला बनेगा। तो इस वजह से दूसरा तो गलत है। तीसरा है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। ठीक है, उसके बाद है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तीव्र नहीं होती, धीमी होती है। धीमी होती है क्यों? क्योंकि अपसौर होता है और एक उपसौर होता है। अपसौर और उपसौर, इसमें क्या होता है? तीव्र नहीं होती, इसमें धीमी हो जाती है। उपसौर जो होता है उसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है कम हो जाती है, और जैसे ही पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है या कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक जाता है तो उसमें एनर्जी आ जाती है, तो वो चक्कर तेज लगाती है। इस वजह से ये आपका गलत है। तो ये भी गलत है आपका, दूसरा भी गलत है। बचा क्या? 1-3। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है? एलिमिनेट कर दोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, मकर रेखा को 2 बार पार करती है। तीनों नदियां आपको पता होनी चाहिए। देखिए समझिए, एक है कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, और फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, और फिर है मकर रेखा। तो तीनों नदियों के बारे में आपको यही बता देता हूँ। कर्क रेखा जब भी आएगा तो बहुत अच्छे से पता है, माही नदी उत्तर भारत में, इंडिया। विषुवत रेखा पूछा है तो जायरे नदी, ऑप्शन ए जायरे, अफ्रीका। जब मैं आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा, नदियां पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। और मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ये भी कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका से, एग्जैक्टली बताऊं तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है? तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कथन कारण वाला। अच्छा प्रश्न है, देखिए। विषुवत रेखा पर सदैव विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा पर सदैव दिन 12 घंटे का, मतलब रात 12 घंटे की, दिन रात समान। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है, इसी वजह से दिन रात समान होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मतलब कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। मतलब ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया? समझ में आई चीजें जितना मैंने बताया आपको? चलिए अगला देखते हैं। तो भैया अगला हमारा सारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुके हैं, और एंड
हम लोगों ने आज देखा जियोग्राफी, वो भी वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई डिटेल्ड में। ठीक है, लेकिन आप लोग घर में ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। उसके बाद है, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जब जिसमें मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था कि अब मैं आपको 7 वीडियो दूंगा जो कि 7 महाद्वीप जिसमें आपके कवर हो जाएंगे। उस महाद्वीप में आपकी चाहे नदियाँ हो, झरने हो, झील हो, प्रमुख जो आसपास देश होते हैं वो हो, प्रमुख द्वीप हो आसपास वो हो, या प्रमुख उद्योग हो, जनजाति हो, है ना, और जल डमरू मध्य हो, जल संधियाँ हो, सभी कुछ मैं आपको 7 वीडियो में, जैसे मैंने अफ्रीका बताया तो अफ्रीका के बारे में A to Z मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये 7 वीडियो रहेगा विश्व में। उसके अलावा जो इक्का दुक्का है, जैसे कर्क मकर और विषुवत रेखा के बारे में मुझे बताना है तो एक वीडियो में उसको बता दूंगा। ठीक है, समुद्री जलधाराएं बतानी है तो एक वीडियो केवल मैपिंग में मैं उसको बता दूंगा। ठीक, जो जो ऐसी चीज़ें हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर से नहीं पढ़ी जा सकती, उनके बारे में जरूर बताऊंगा, और जो क्वेश्चन आंसर में पढ़ी जा सकती हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।